राजस्थान में ई गवर्नेंस सरकारी सेवाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत कई सेवाएं शामिल हैं, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सब सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे होने वाली प्रक्रियाओं को मिलाकर काम करते हैं। ई गवर्नेंस का मकसद ये है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों तक सुलभ, जिम्मेदार, तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। राजस्थान सरकार के लिए ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण तत्व है। राजस्थान सरकार ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हुए नागरिकों को एक आसान दृष्टि और स्टैंडर्ड के माध्यम से अंतर संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। राजस्थान को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अपार क्षमता का एहसास है और इसने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी के फायदे नागरिकों तक पहुंच सके। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है कि आम सेवाएं और नागरिकों के बीच निकट संबंध बनाए जा सकें। ई गवर्नेंस के प्रमुख फायदे: बेहतर जानकारी और गुणवत्ता वाली सेवाएं नागरिकों के लिए। ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य है कि नागरिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक जरूरत पड़ने वाली सारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें। सरकार में सादगी, कार्यकुशलता और जिम्मेदारी। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्य प्रणाली को आसान बनाना, सरकार की फैसला लेने की क्षमता को बढ़ाना और सभी विभागों की कार्यकुशलता को सुधारना है। इन सब को मिलाकर एक जिम्मेदार सरकारी वातावरण बनता है जो सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता और क्षमता को बढ़ाता है। शासन का विस्तार। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है और इसके अपनाने से सरकारी सेवाएं नागरिकों तक पहुंच रही हैं। इससे सरकार का विस्तार होता है और नागरिकों की सरकारी प्रक्रियाओं में भागीदारी बेहतर होती है। राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए कई ई गवर्नेंस पहल शुरू की है। इन पहल का मकसद डिजिटल सर्विसेज के जरिए सेवाओं को ज़्यादा सुविधाजनक, तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना है। हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस सेवाएं। ई मित्र सेवा के माध्यम से 50 जिलों में नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। इसमें जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि बनाए और सुधारे जाते हैं। राज संपर्क। इस ऑनलाइन सेवा के जरिए नागरिक अपने घर से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड मंच है जो नागरिकों का समय बचाता है। सरकारी अधिकारियों के लिए सेवाएं। HRMS। ये प्रणाली कर्मचारियों की जानकारी को ऑटोमेटिक और व्यवस्थित करती है। ये नामांकन प्रक्रियाओं को आसान बनाती है और रोजगार प्रणालियों को तेज करती है। ई-ऑफिस। ये सरकारी दफ्तर में काम को सरल, प्रभावी और ट्रांसपेरेंट बनाती है। इससे विभागों को निर्णय लेने में मदद मिलती है और दफ्तर पेपरलेस हो जाते हैं।
IFMS। ये प्रणाली राज्य के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ध्यान रखती है। ये बजट, पेमेंट, रसीद, कार्य प्रबंधन और लेखांकन को कवर करती है। ई-प्रोक्योरमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्रणाली है जो आपूर्ति, उपकरण, काम और सेवाओं की खरीद और बिक्री की अनुमति देती है। ई-संचार, ये प्रोजेक्ट ग्रामीण नागरिकों को समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए वॉइस कॉल जनरेट करती है। इसमें डेटा माइग्रेशन, हिंदी में टेक्स्ट टू स्पीच, ऑटोमेटिक डायलिंग और प्री डिटरमाइंड मैसेज का प्लेबैक शामिल है। अन्य मुख्य पहल, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। ये पहल 100 Mbps की डेडिकेटेड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। 200 से ज़्यादा वेबसाइट्स, पोर्टल्स और एप्लीकेशंस होस्ट किए जाते हैं। राजमेघ सरकार की एक ऐसी पहल है जो पब्लिक सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिसमें SaaS, सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और क्लाउड एनेबलमेंट शामिल है। राजनेट, इसका मकसद राज्य के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट के माध्यम से नागरिक सेवाओं का प्रसार करना है। ग्राम पंचायत स्तर तक मल्टी मोड कनेक्टिविटी नेटवर्क लागू किया जा रहा है। राजधरा, ये भूस्थानिक डेटा के एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और उपयोग में सुधार के लिए एक स्टेट वाइड वेब बेस्ड जियो पोर्टल है। राज सेवा द्वार, द राजस्थान सर्विस डिलीवरी गेट, ये एक सेवा डिस्ट्रीब्यूशन गेटवे है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन और स्टेट पोर्टल, इसका मकसद राज्य के सभी नागरिकों, इंडस्ट्रीज और सरकारी कर्मचारियों को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सभी सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। राज ई वॉल्ट, ये एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रणाली है जो राज्य को डिजिटली सक्षम बनाती है। इसका मकसद राजस्थान को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। राज ई साइन, राज ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जो सभी सरकारी एप्लीकेशंस के साथ जोड़ी जा रही है। UID होल्डर्स डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं और सरकारी अधिकारी इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं। इससे सरकारी कामकाजी में ट्रांसपेरेंसी और सुविधा बढ़ती है। राज AEM, वे एक एंटरप्राइज वेब कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। RAAS, ये एक GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं राजस्थान जन आधार योजना के बारे में। इसी के साथ सबसे पहले जानते हैं कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका पर्पस है इस योजना को एस्टैब्लिश करने का। इस योजना का सबसे पहला उद्देश्य है कि राजस्थान नागरिकों या राजस्थान में जो भी परिवार रहते हैं, उनके पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन, उनके डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन
और सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उन सभी का डेटा बेस बनाना और उस डेटा बेस के हिसाब से हर एक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड प्रोवाइड करना। ये कार्ड या यूँ कह लें ये नंबर उनके परिवार की एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है, या फिर आप कह लें कि एड्रेस प्रूफ की तरह काम करता है, जिसे दिखाकर वो अपनी आइडेंटिटी को अप्रूव करा सकते हैं। इसमें दूसरा उद्देश्य इस योजना का ये है कि जो भी नॉन कैश बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज, हाउसिंग फैसिलिटीज़ या फिर जो है बाकी जो अलाउंसेस मिलते हैं, उन सभी सेवाओं को या उन सभी फ़ायदों को हर एक सिटीजन्स तक पहुंचाया जा सके जब वो आधार या जन आधार ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुली कर देते हैं। इसमें तीसरा उद्देश्य इस योजना का ये है कि जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सबके घर तक पहुंचाना, उनके घर के आसपास उन स्कीम्स को पहुंचाना, और साथ ही साथ जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं या जो गांव के इलाके हैं उनमें ई कॉमर्स और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना और उसके एक्सेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। उसके बाद इसका उद्देश्य है ई मीटर डिवाइस का प्रॉपर तरीके से उसका रेगुलेशन और उसके ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना। उसके बाद इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो राज्य में है, जो हमारे स्टेट में है, उसे और अच्छे से जो है एक तरीके से उसकी रिफॉर्मेशन करना और उसे रीएस्टैब्लिश करना। इसके बाद इसका उद्देश्य है कि नारी सशक्तिकरण को और ज़्यादा जो है बढ़ावा देना और जो भी फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं उन तक आसानी से पहुंचाना। इसके बाद इसका उद्देश्य है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो फैमिलीज़ हैं उनकी एलिजिबिलिटी कितनी है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उनको डिसाइड करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद इसका आखिरी उद्देश्य है कि आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करना। आइए अब इस टॉपिक में हम जानते हैं जन आधार रजिस्ट्रेशन और जन आधार कार्ड के बारे में। सबसे पहले तो जो भी राजस्थान स्टेट के रेसिडेंट फैमिलीज हैं उन सभी का अधिकार है कि वो जन आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस जन आधार कार्ड को अपनी फैमिली के लिए अवेल करा सकते हैं। उसके बाद जब कोई फैमिली जन आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसे एक 10 अंकों का फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है और साथ ही साथ जन आधार कार्ड दिया जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ये जाननी चाहिए वो ये कि अगर किसी फैमिली में कोई फीमेल है और उसकी उम्र अगर 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो उसे हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाता है। अगर मान लीजिए उस फैमिली में कोई फीमेल नहीं है जो इस क्राइटेरिया को मीट कर पाती है, तो उस फैमिली में जो मेल मेंबर है वो अगर 21 साल या 21 साल से ज़्यादा की उम्र का है तो उसे हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाता है। और अगर उस फैमिली में ये दोनों ही जो है ऐसी मेंबर्स नहीं हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट कर पाते हैं, तो फिर उस फैमिली का जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा सीनियर इंसान है, उसे हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाता है। यहाँ पे आपको एक और बात जाननी चाहिए कि बजाय बहुत सारे कार्ड्स की यानी कि बहुत सारे फैमिली कार्ड्स जैसे कि राशन कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड की जगह पे एक वन टाइम फ्री जन आधार फैमिली कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और फ्यूचर में जो भी पब्लिक वेलफेयर के बेनिफिट्स हैं या जो भी स्कीम्स के एडवांटेजेस हैं वो सभी इस एक कार्ड के थ्रू फैमिली या सिटीजन को प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के साथ साथ जो भी फ्यूचर में हेल्थ कार्ड प्रोवाइड की जाती है वो इसी जन आधार पर्सनल कार्ड पे ही कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल डिपार्टमेंट इशू करती है। इसके बाद सेल्फ जन आधार डेटा रिपॉजिटरी में जो भी डेटा रजिस्टर्ड होता है वो टाइम टू टाइम सिटीजन्स अपडेट करते रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी बेनिफिशियरी का इंफॉर्मेशन या उसका डेटा अपडेट होता है कुछ ऐसी स्कीम्स में जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है जन आधार के साथ, तो यहाँ पे डेटा रिपॉजिटरी रिवर्स सीडिंग पॉसिबल हो जाती है और ऑटोमेटिकली जन आधार डेटा रिपॉजिटरी में वो डेटा अपडेट हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर कोई फैमिली मेंबर
जन आधार पोर्टल पे जाता है तो उसके लिए ये कंपलसरी होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स का आधार नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो जन आधार की रजिस्ट्रेशन और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, उसकी पूरी प्रोसेस की जानकारी जन आधार योजना 2019 में दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कैश बेनिफिट एलिजिबिलिटी की। अगर कोई परिवार, अगर कोई फैमिली कैश बेनिफिट के लिए जो है कारगर है, तो उसकी जो भी कैश बेनिफिट है वो फैमिली के हेड के अकाउंट में, यानी कि जो फैमिली का हेड है उसके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर होता है। और जो भी पर्सनल कैश बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिशियरी के उसके इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मान लीजिए अगर किसी बेनिफिशियरी का अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो उसका पर्सनल कैश बेनिफिट उसकी फैमिली के हेड के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें नॉन कैश बेनिफिट एलिजिबिलिटी की, तो हर एक फैमिली में हर एक मेंबर, हर एक सदस्य को अधिकार है कि वो अपने नॉन कैश बेनिफिट्स ले सकता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल नॉन कैश बेनिफिट्स भी अवेल कर सकता है। अब आइए इसी के साथ जानते हैं कि एक जन आधार कार्ड एक लाइफ सर्टिफिकेट का काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे सोशल सिक्योरिटी पेंशन या फिर ऐसी और भी कोई स्कीम्स, जिसमें बेनिफिशियरी को ये ज़रूरत पड़ती है कि साल में कुछ फिक्स इंटरवल पे वो अपनी वेरिफिकेशन करवाए, यानी कि ये प्रूव करे कि वो जिंदा है, वो अलाइव है, और उसे वो वेरिफिकेशन उसे साल में फिक्स इंटरवल पे करवाना पड़ता है। पर मान लीजिए अगर वो बेनिफिशियरी जन आधार का इस्तेमाल करके कोई और सर्विसेज का यूज़ कर रहा है, जैसे राशन कार्ड का यूज़ कर रहा है या आधार को अपडेट करा रहा है या जन आधार अपडेट करा रहा है, तो इस केस में बेनिफिशियरी को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो अलग से जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाए एक लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए। ऐसे समय पे वो अपने जन आधार कार्ड को लाइफ सर्टिफिकेट की तरह भी यूज़ कर सकता है। आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि राजस्थान जन आधार योजना में कौन सी रजिस्ट्रेशंस आती हैं। सबसे पहले तो जन आधार रजिस्ट्रेशन, दूसरे में मैरिज रजिस्ट्रेशन, तीसरे में बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन। अब आइए इसी के साथ जानते हैं कि जन आधार योजना में रजिस्ट्रेशन और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कैसे जो फैमिलीज में पहले से ही जन आधार नंबर के लिए रजिस्टर करा रखा है उन्हें कैसे कार्ड मिलता है। तो सबसे पहले तो जब कोई फैमिली रजिस्ट्रेशन कराती है तो उन्हें 10 अंकों का फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है उनके मोबाइल नंबर पे, यानी कि SMS पे या फिर वॉइस कॉल के माध्यम से। एक बार जब उनके पास उनका फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है तो वो ई मित्र या ई मित्र प्लस पे जाकर इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को दिखाकर अपना कार्ड ले सकते हैं। अब दूसरे केस में आइए जानते हैं कि जो फैमिलीज पहली बार अपना नया रजिस्ट्रेशन करा रही हैं उस केस में ये कैसे काम करता है। तो जैसे फैमिली का जो अडल्ट मेंबर है वो जो है जन आधार पोर्टल पे जाकर या इन मित्र पे जाकर जन आधार नंबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जाते हैं उन्हें अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और वेरिफिकेशन के बाद अगर सारा इन्फॉर्मेशन जो भी फीड किया गया है वो सही है तो उसके बाद उन्हें एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आइए अब इसी के साथ जानते हैं जन आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब एक बार किसी फैमिली को उनके फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाती है उसके बाद जो भी पंचायत समिति है या ई मित्र हैं या सिविक बॉडीज है उनका काम होता है इन फैमिलीज को उनकी जो जन आधार कार्ड है उसकी प्रिंट कॉपी उनको प्रोवाइड करना। इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी साल में कुछ इंटरवल्स पे जो है फ्री वन टाइम कार्ड प्रोवाइड करती है इन फैमिलीज को। अगर कोई फैमिली अपनी जन आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहती है तो वो जन आधार ई कार्ड पे जाकर या जन आधार पोर्टल या फिर अपनी SSO ID का इस्तेमाल करके जन आधार की कॉपी को डाउनलोड आसानी से कर सकती है।
आइए अब जानते हैं कि अगर जन आधार कार्ड में अगर कोई करेक्शन या अपडेट कराना है कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जब जन आधार कार्ड की आप अपडेशन करा रहे थे या रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, तो उस समय अगर कुछ मिस्टेक हुई है या किसी इन्फॉर्मेशन को आपको अपडेट कराना है, तो किसी भी फैमिली का जो अडल्ट मेंबर है या फिर जो हेड है, वो आसानी से आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करवा सकता है या अपडेट करा सकता है। करेक्शन या अपडेट को कराने के लिए कोई भी फैमिली मेंबर जा सकता है जन आधार कार्ड ई मित्र पे या फिर ई प्लस के पोर्टल पे। वहाँ जाके वो कार्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और फीस भरकर पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आइए इसी के साथ हम जानते हैं कि किन केसेस में किसी भी फैमिली का अगर जन आधार कार्ड है या किसी व्यक्ति का है तो वो कैसे कैंसिल होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर किसी फैमिली में किसी व्यक्ति ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर या गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपनी जन आधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ऐसे केस में लॉ के मुताबिक उनका जो जन आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन है वो परमानेंटली कैंसिल करवाया जा सकता है। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम अगली योजना के बारे में जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ये योजना या यूं कह लें ये स्कीम का मेन उद्देश्य है कि जो भी इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन तक कैशलेस सर्विसेज को सही तरीके से पहुंचाना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है स्पेशली राजस्थान नागरिकों के लिए। इसे लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2019 में और अगर आप देखेंगे तो ये स्कीम दो स्कीम्स का एक इंटीग्रेशन है, यानी कि राजस्थान स्टेट की जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत योजना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन इस स्कीम में दिखता है। ये योजना कम से कम 1 करोड़ से भी ज्यादा राजस्थान नागरिकों तक फ्री ट्रीटमेंट्स पहुंचाने का उद्देश्य रखती है, यानी कि चाहे अगर वो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उन तक फ्री ट्रीटमेंट पहुंचाने का उद्देश्य इस स्कीम का है। इस स्कीम में जो भी फैमिलीज आती हैं या जो भी नागरिक आते हैं उसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो फैमिलीज की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस पे इसकी कैपेसिटी को या इसकी रीच को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए हम इसके मेन उद्देश्य को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस स्कीम का उद्देश्य है कि हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना। इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो भी कस्टमर या जो भी पेशेंट हैं वो अपनी बीमारी के समय पे या अपने ट्रीटमेंट के समय पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस उन्हें ना करना पड़े और सही से सरकार उन्हें एक फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड कर सके। तीसरा उद्देश्य ये है कि हर एक नागरिक के पास उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो, जिसके जरिए वो अपने हॉस्पिटल बिल्स को और भी ज़्यादा कम कर सकें। इस स्कीम को प्लान करने में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच को अडेप्ट किया गया है। अगला उद्देश्य इस स्कीम का ये है कि एक हेल्थ डेटाबेस तैयार करना जो कि हेल्प करेगा आने वाली पॉलिसीज को बनाने में। और इसकी आखिरी उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्हें एक तरीके से मोटिवेट करना और उन्हें एक तरीके से एनकरेज करना
कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जिससे कि जो पिछड़े इलाके हैं या जो गांव के इलाके हैं राजस्थान में, उन तक सही हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचे और एक बहुत ही अच्छा बदलाव वहाँ पे नज़र आए। अब आइए इसी के साथ चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि ये आयुष्मान भारत योजना के बेनिफिट्स क्या हैं। इस स्कीम का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो इन हाउस क्लीनिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर्स हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें जो है एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है और उस प्रोसेस को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है कि जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें सही तरीके से वेरीफाई और डिफाइन किया गया है। उसके बाद अगला बेनिफिट है कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पे अच्छे से सर्वेलेंस रखा जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए। उसके बाद आखिर में ये बेनिफिट है कि सही प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो भी गरीब व्यक्ति या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सही सी ट्रीटमेंट ले पाएं। योजना के लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाली फैमिलीज इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। प्रीमियम पेमेंट सभी फैमिलीज के लिए निर्धारित की गई हैं और फ्लोटर पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान एनुअल बेसिस पर करना होता है। इस योजना के अनुसार लाभार्थी परिवार का वर्णन निम्न रूप से किया गया है। लाभार्थी परिवार का मुखिया पति या पत्नी, लाभार्थी परिवार का बेटा बेटी जब तक वो काम शुरू ना करें या 25 साल की उम्र तक, या लाभार्थी परिवार पर निर्भर हो। लाभार्थी परिवार के निर्भर माता पिता। इस सूची के अलावा अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम भी कार्ड पर मेंशन्ड है तो वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब आइए इसी के साथ आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि इस योजना में बेनिफिशियरीज इस स्कीम को कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका बेनिफिट कहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इस बेनिफिट को यूज किया जा सकता है। चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम और सर्विसेज के बारे में जानते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी के बारे में, यानी कि एक ऐसा इनिशिएटिव जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया है जिसके जरिए हर एक राजस्थानी नागरिक डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस इजीली ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा और विस्तार में समझते हैं कि ये सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी आखिर है क्या। तो ये सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी आप समझिए एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप एक सिंगल यूजर आईडी या पासवर्ड को बनाकर हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक पोर्टल में आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए राजस्थान गवर्नमेंट जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। पर वहीं अगर आपके पास SSO है यानी कि सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में लॉगिन करने के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाने पड़ते। आप बस एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड से यानी कि अपने SSO से हर एक डिपार्टमेंट में जाके लॉगिन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको अलग अलग पासवर्ड याद नहीं करने पड़ते हैं, आपको अलग अलग यूजर आईडीज क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। ऐसे केस में समझिए अगर किसी राजस्थान सिटीजन के पास अपना SSO अकाउंट क्रिएटेड नहीं है,
तो उसने सोची कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वो किसी डिजिटल सर्विस में लॉगिन करना चाह रहे हैं तो उन्हें हर एक डिपार्टमेंट में जाने के लिए पहले तो अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा, फिर पासवर्ड डालना होगा, फिर उसके बाद उन्हें वो यूज़र आईडी और पासवर्ड याद भी रखना है। ऐसे समय में SSO एक तरीके से बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि बस एक यूज़र आईडी पासवर्ड से एक राजस्थान नागरिक हर एक डिपार्टमेंट में लॉगिन कर सकता है और सर्विसेज को फास्ट और इजी तरीके से एक्सेस कर सकता है। इसी के साथ साथ ये SSO राजस्थान गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सके, साथ ही साथ उनकी जो एफिशिएंसी है और उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसे भी इम्प्रूव कर सकें। अब आइए समझते हैं कि SSO का पर्पस क्या है। तो SSO का सबसे पहला पर्पस है वन पर्सन वन आइडेंटिफिकेशन, जिसके जरिए क्या होता है कि जो भी राजस्थान के रेसिडेंट्स हैं उनकी जो भी डेटा सेट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं एक जगह स्टोर्ड है, और जिसके जरिए उनकी एक आइडेंटिफिकेशन बनती है। मल्टीपल चीज़ें ना होने की वजह से कंफ्यूजन कम होती है और डेटा को मैनेज करना आसान बन जाता है। और दूसरा पर्पस ये है कि किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट या एफिडेविट का इस्तेमाल करना ना पड़े। तीसरा पर्पस ये है कि इससे एक सिंगल विंडो इंटरफेस बना है, जिसके जरिए कोई भी सिटीजन कोई भी स्टेट डिपार्टमेंट्स में अगर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं या सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो वो एक ही जगह पे आके उन सभी कामों को, उन सभी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी के साथ चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं कि कैसे आप सिटीजन लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। हर एक राजस्थानी नागरिक जो ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है और उसके बेनिफिट्स को अवेल करना चाहता है, उसके लिए सबसे सही ये होगा कि वो अपना SSO ID और पासवर्ड क्रिएट कर ले। अपनी SSO ID पासवर्ड क्रिएट करने के लिए उन्हें अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करना है sso.rajasthan.gov.in। आइए प्रैक्टिकली करके उसे हम समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना सिटीजन लॉगिन क्रिएट करने के लिए आप अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे sso.rajasthan.gov.in और एंटर दबाएं। तो जैसे ही आप ये एड्रेस अपने वेब ब्राउज़र में एंटर करते हैं तो आपके सामने ये SSO की जो पोर्टल है वो ओपन हो जाती है। यहाँ आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यानी कि हम जो SSO ID पासवर्ड की बात कर रहे हैं उसका पोर्टल है ये। यहाँ पे आप राइट साइड देखेंगे तो दो ऑप्शंस हैं, एक है लॉगिन का, एक है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी डालकर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर हमारी तरह आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस नजर आते हैं, एक सिटीजन, दूसरा उद्योग और तीसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अगर आप सिटीजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो जन आधार और दूसरा गूगल। अगर आप अपने जन आधार ID नंबर के साथ जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप जन आधार सिलेक्ट करें और यहाँ पे अपना जन आधार ID और या फिर एनरोलमेंट नंबर डालें। और अगर आप गूगल के साथ जो है रजिस्टर करना चाहते हैं अपने गूगल अकाउंट को यूज़ करके, तो आप गूगल पे क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम वापस बैक आते हैं और बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, उद्योग वाले ऑप्शन पे, तो अगर आप एक उद्योग हैं, आप एक इंडस्ट्री हैं, तो यहाँ पे आप SAN को सिलेक्ट करके संस्था आधार नंबर यहाँ पे एंटर करके आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, SIPF को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना SIPF नंबर और SIPF पासवर्ड डालेंगे, जिसके ज़रिए आप अपना SSO ID और पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप अपनी SSO ID और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपके लिए,
आप उसको सिलेक्ट करें। मान लीजिए अगर आप जन आधार से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जन आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आता है उसे एंटर करके आप वेरीफाई करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उसके बाद ऑप्शन आता है अपना SSO ID और पासवर्ड क्रिएट करने का। यहाँ पे आप SSO ID और पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आप ध्यान अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि कैसे आप ई-मीटर सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फिर वाटर बिल्स पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि कैसे आप पोर्टल में सबसे पहले लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप ई-मीटर सर्विसेज में जाकर बिल्स पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने ब्राउजर में जाके आप टाइप करेंगे sso.rajasthan.gov.in और एंटर दबाएं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने SSO पोर्टल में लॉगिन करना है, जिसके लिए आप SSO ID और पासवर्ड एंटर करेंगे। और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो आइए हम ID और पासवर्ड एंटर करते हैं। ID पासवर्ड एंटर करने के बाद हम सही कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही SSO पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जहां पर आप रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस देख सकते हैं। और सभी एप्लीकेशंस को एक साथ देखने के लिए हम अदर ऐप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें सारी एप्लीकेशंस शो कर रही हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सारी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, जिसके लिए हम ई-मीटर आइकन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ई-मीटर पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिस पर हमें लेफ्ट मेन्यू में आना है। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, अवेल सर्विस और यूटिलिटी। अब इस सर्च बार में हम अपने सर्विस का नाम एंटर करेंगे। सर्विस सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है की नंबर एंटर करने की। की नंबर एंटर करने के बाद गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करें, जहां आप अपने बिल से रिलेटेड सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे ऐड बिल फॉर पेमेंट। यहाँ आप सर्विस का नाम, कंज्यूमर की, कंज्यूमर नेम और बिल अमाउंट देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब हमें पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है, जहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो आप QR कोड पेमेंट, नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या फिर UPI की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। अपना प्रेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें और सिलेक्ट एन ऑप्शन में आकर सर्विस को सिलेक्ट करें। जैसे कि हमने QR कोड पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या मोबाइल नंबर एंटर करके। हम शो कोड पर क्लिक करेंगे और अब इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब आप चाहें तो अपने बिल पेमेंट की रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बिल में आप देखेंगे तो सर्विस नेम, अमाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर और रेफरेंस नंबर आपको मिलता है।
रिसीट डाउनलोड करने के लिए आप प्रिंट लेजर रिसीट पे क्लिक करें, जहां से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, या फिर प्रिंट डीएमपी रिसीट पे क्लिक करें, जहां से सेम आप सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। चैप्टर के इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे आप ई-मित्र सर्विसेज के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या किसी और बिल्स को पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं और एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि ई-मित्र सर्विसेज पे जाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो अपना SSO ID और SSO पासवर्ड। आप जब लॉगिन करते हैं SSO पोर्टल में, फिर वो आपको ले जाता है ई-मित्र सर्विसेज पर, जहां से आप अपने बिल्स पे करते हैं। चैप्टर की अब इस सेक्शन में हम सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम सब जानते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस लिए ज़रूरी होता है। ये एक तरीके से प्रूफ है कि हम हमारे स्टेट के रेसिडेंट हैं। ये सर्टिफिकेट हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के लिए हम वापस जाएंगे SSO पोर्टल पर। यहाँ पर आपको ई-मित्र सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चौथा आइकन है वो है ई-मित्र का। आप इस पर क्लिक करें। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम ई-मित्र की पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले डैशबोर्ड में देखेंगे तो यूटिलिटी और एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे कोई यूटिलिटी बिल के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं या पे नहीं कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने सामने देखेंगे एक यहाँ पे बार है। यहाँ पे आपको सर्च करना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे ही आप टाइप करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे सजेशन में आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। तो आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है वर्तमान में आपकी भाषा अंग्रेजी है, अपनी भाषा बदलें क्योंकि इस सेवा का आवेदन हिंदी में उपलब्ध है। तो यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज करते हैं, और लैंग्वेज को चेंज करने के बाद हम वापस टाइप करेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। तो यहाँ आप जैसे ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जानकारी वाले सेक्शन में यहाँ पे लिखा है आवेदनकर्ता का जन आधार संख्या डालें। तो यहाँ पे आपको जो जन आधार ID है वो एंटर करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले जन आधार ID एंटर कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही आप जन आधार ID एंटर करते हैं, आगे बढ़े पर क्लिक करें। यहाँ से अब वेरिफिकेशन मेथड सिलेक्ट करें। तो यहाँ से हमने जन आधार बेस्ड सिलेक्ट किया है, और फिर क्लिक करें शो फैमिली मेंबर्स। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से आपको फैमिली मेंबर सिलेक्ट करना है जिसकी इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करना चाहते हैं और जिनकी डिटेल्स को आप फैच करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और वेरीफाई एंड फैच डिटेल पे क्लिक करें। इसके बाद आपको OTP एंटर करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। क्लिक करें ओके पर। आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस फैमिली मेंबर को आपने सिलेक्ट किया था उनकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो आप सारी जानकारी चेक कर लें, और उसके बाद जैसे ही आप अगला बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ई फॉर्म हमारे सामने खुल गई है। यहाँ पर लिखा है मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड देखेंगे जो एप्लीकेंट है उनकी फोटो आपको नजर आ रही होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे उनकी सारी जानकारी आपको एंटर करनी है, जैसे कि शीर्षक, प्रार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, उसके साथ साथ जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर स्थायी पता की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप एंटर करेंगे।
उसके बाद आपने किस कक्षा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद अन्य विवरण जो है ये आपको एंटर करने हैं। उसके बाद ये महिला के लिए, क्या आप विवाहित हैं, क्या आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हैं वो, और एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। इसके बाद अंत में आप देखेंगे तो गंतव्य कार्यालय की सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव करें। इसके बाद आपको भुगतान करना है, जो आप इनमें से कोई भी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप SSO पोर्टल में जाकर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज है वो चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अदर एप्स में। अदर एप्स में जाने के बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस सर्विस पे क्लिक करेंगे और आगे जो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर जाकर सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि क्या आप एक एम्प्लॉयर हैं या फिर अगर आप एक जॉब सीकर हैं। तो मान लीजिए कि आप एक जॉब सीकर हैं तो आप जॉब सीकर सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आप एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ मान लेते हैं कि आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म डिस्प्ले होगा जो आपको फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो आप फिलअप करें, उसे सबमिट करें, और जैसे ही आप सक्सेसफुली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सबमिट करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज या एक कंफर्मेशन मैसेज आता है जो बताता है कि आपने सक्सेसफुली अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सबमिट कर दिया है। इस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपको अपने कॉलेज की फीस भरनी है तो वो आप कैसे पे कर सकते हैं SSO पोर्टल पर जाकर। तो सबसे पहले तो आप अपने ब्राउजर में SSO की जो पोर्टल है उसे ओपन करेंगे। अब आपको अदर एप्स में जाना है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे जो आइकन है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन यानी कि DCE, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पे खुल गया है। अब इसमें से जो आप फीस भरना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर की फीस भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेड में हाईलाइटेड ये ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ईयर की या फिर UG या PG की अभी फीस एक्सेप्ट नहीं की जा रही है तो वो आप अभी देख सकते हैं कि डिसेबल्ड है। अभी सिर्फ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की फीस एक्सेप्ट की जा रही है। तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक करें और उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे गेट फीस डिटेल पर, और जैसे ही आप गेट फीस डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपकी फीस की इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप वहाँ से सिलेक्ट करें अपना पेमेंट मोड। अगर आप चाहते हैं डेबिट कार्ड से पे करना तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं। अब चैप्टर के इस सेक्शन में हम जानेंगे राजस्थान संपर्क सर्विस के बारे में। ये एक ऐसी सर्विस है जिसके जरिए आप जाकर शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और शिकायतों के साथ साथ आप उनके बारे में फीडबैक लिख सकते हैं और भी कई सारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आप कैसे राजस्थान संपर्क सर्विस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर एप्स में जाना है और अदर एप्स में जाकर आप राज संपर्क सर्च करेंगे। तो आप यहाँ पे क्विक सर्च में टाइप कर सकते हैं राज संपर्क, और जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये सर्विस, ये जो सुविधा है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आपको इस आइकन को क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि हम अब राजस्थान संपर्क पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पहली बार साइन इन कर रहे हैं, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एंटर करनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, आईडी प्रूफ, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर, अपना जेंडर मेंशन करना है, अपना स्टेट, विलेज और ईमेल आईडी। उसके बाद आप क्लिक करें, यानी कि जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन को जब फिल इन करते हैं तो उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू साइन इन पर। और जैसे ही आप कंटिन्यू साइन इन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि राजस्थान संपर्क की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे शिकायत दर्ज करना। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभी हम राजस्थान संपर्क पोर्टल पे हैं। यहाँ जाके हम शिकायत दर्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड पे आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, साथ ही साथ और भी कुछ ऑप्शंस या सर्विसेज आपको दिखाई देंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि आप कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल मेन्यू है, हॉरिजॉन्टल मेन्यू की तरफ आप आ जाएं और यहाँ पे आपको लॉज ग्रीवेंस के नाम से ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। लॉज ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि एक नई पेज ओपन हो गई होगी। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि शिकायतकर्ता का विवरण, उसके बाद दूसरे सेक्शन में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे शिकायत क्षेत्र विवरण, यानी कि आप कहाँ से शिकायत दर्ज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। अब नीचे तीसरे सेक्शन में आइए तो ये है शिकायत विवरण, यानी कि ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप अपने शिकायत की इंफॉर्मेशन डालेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए विभाग का प्रकार, यानी कि आप जो शिकायत कर रहे हैं वो किस विभाग से रिलेटेड है। क्या वो विभाग और कार्यालय से रिलेटेड है? क्या वो एक ब्यूरो है, बोर्ड है, आयोग, निगम या फेडरेशन है? क्या वो एक संस्थान है, एकेडमी है या विश्वविद्यालय है? या फिर वो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में है, परियोजनाएं या फिर कोई और योजना है? तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद आप देखेंगे प्रमुख विषय में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सिलेक्ट करें तो यहाँ से आप चयन कर सकते हैं, यानी कि जो आपने ऊपर विभाग जो सिलेक्ट किया है उसके बाद आप ये प्रमुख विषय सिलेक्ट कर पाएंगे। तीसरे ऑप्शन में आइए तो शिकायत प्रवर्ग में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सिलेक्ट करें और यहाँ से आप देखेंगे कि 3 कैटेगरीज हैं। क्या ये व्यक्तिगत कंप्लेन आप कर रहे हैं, क्या ये सार्वजनिक कंप्लेन है या ये कोई सेवा संबंधित कंप्लेन है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अब इसके बाद शिकायत प्रवर्ग के नीचे आप देखिए शिकायत विवरण है। तो यहाँ पे आपको अपनी शिकायत के बारे में लिखना है, यानी कि जो शिकायत आप करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, कि किस बात को लेकर आप परेशान हैं या किस चीज़ को लेकर आप सहायता चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और मैक्सिमम जो आप अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं वो है 2000 अक्षर। उसी के साथ साथ नीचे के सेक्शन में क्या राहत चाहिए, यानी कि आप किस हेल्प की मांग कर रहे हैं, आप उस शिकायत से रिलेटेड क्या हेल्प चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और जिसकी लिमिट है 200 अक्षर। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो शिकायत से संबंधित विभाग, यानी कि कौन से विभाग में आप कंप्लेन कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट करें। विषय सेवा, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से विषय को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद शिकायत बिंदु में आप देखें तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि क्या वो कोई सेवा या योजना में सम्मिलित है, क्या वो नियमित कार्य या योजना में भुगतान या लाभ के संबंधित आप कंप्लेन करना चाहते हैं, और क्या वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, क्या वो किसी सामान्य सुविधाओं का अभाव से कोई रिलेटेड कंप्लेन आप करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जो कैप्चा है, जो ये नंबर दिख रहा है 0600, वो नंबर आपका अलग होगा तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे शिकायत की आयु दर्ज करें और उसी के साथ आप यहाँ पे देखिए कि जो दस्तावेज आप अपलोड करेंगे, आपकी जो कंप्लेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है जो आप अपलोड करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से फाइल चयन करें पे सिलेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में से उस फाइल को ढूंढकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि उसके बगल में आप देखेंगे तो जो सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स है वो सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे PDF, JPG,
JPG और या फिर अगर आप MP4 या MP3 करना चाहते हैं। और यहाँ पे अधिकतम सीमा 25 MB है, यानी कि आपकी फ़ाइल की साइज़ 25 MB तक होनी चाहिए। और इसी के साथ आप फिर इस जो चेक बॉक्स है, आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करें और फिर सबमिट बटन को दबाएं। तो जैसे ही आप सबमिट बटन को दबाते हैं, आप अपनी शिकायत सक्सेसफुली दर्ज कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाकर अपनी शिकायत से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब जब हमने शिकायत दर्ज कर दी है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपनी शिकायत की स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने शिकायत दर्ज कर ली है और आपको जानना है कि आपके कंप्लेन की स्टेटस क्या है, क्या कोई बात आगे बढ़ी है, कुछ प्रोसेसिंग में चल रहा है या नहीं, तो उसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप SSO पोर्टल पे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप राजस्थान संपर्क को सिलेक्ट करें और जैसे ही आप राजस्थान संपर्क के पोर्टल पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मेन्यू में जो लास्ट ऑप्शन है वो है व्यू स्टेटस का। आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपने अभी तक जो भी कंप्लेंट्स फाइल की हैं, जो भी शिकायतें दर्ज की हैं, वो सारी लिस्ट आपको दिख जाती हैं, जिसमें से आप उस कंप्लेंट को सिलेक्ट करके उसकी करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने अभी तक कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड लिखा हुआ आएगा, और अगर आपने की है तो सारी उसकी करंट स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप राजस्थान संपर्क सर्विस को सिलेक्ट करके अपने हर कंप्लेंट्स की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आप अपनी शिकायत से रिलेटेड जो भी आपको सर्विसेज या फिर जो आपको सहायता मिली है उसके बारे में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कोई सजेशंस देना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप आएंगे राजस्थान संपर्क पोर्टल पे। यहाँ पे आने के बाद आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू में देखेंगे चौथा ऑप्शन है फीडबैक का। फीडबैक पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फीडबैक का पेज ओपन हो गया है, जिसमें से आपको अपनी ग्रीवियंस ID यहाँ पे एंटर करनी है। नीचे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे सेटिस्फैक्शन रेटिंग में आप यहाँ से 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हैं। जैसे अगर आप सहायता से सेटिस्फाइड थे तो आप 5 दे सकते हैं, या आप जितनी भी रेटिंग देना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रीओपन ग्रीवियंस, यानी कि अगर आप अपनी कंप्लेन को रीओपन करना चाहते हैं, आप उसको जो है वापस से खोलना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करें, और अगर आप रीओपन नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे फीडबैक डिस्क्रिप्शन लिखें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो भी फीडबैक है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स हैं जो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चूज फाइल पे जाकर आप PDF फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट, JPG, JPEG और जो भी फाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में से सिलेक्ट करें, जिसकी मैक्सिमम साइज होगी 7 MB। और नीचे फिर ये जो टेक्स्ट है, जो ये नंबर दिख रहा है या जो भी टेक्स्ट आएगा, वो आपको सही एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये तो हमने देखा कि कैसे आप फीडबैक दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो फीडबैक का ऑप्शन है, इसे आप स्विच करके सजेशंस पे क्लिक करें, और यहाँ पे सजेशंस में आप आएंगे तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल ID, नाम एंटर करें, और यहाँ पे सजेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसके मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स लिमिट है। फिर यहाँ से आप डिपार्टमेंट टाइप सेलेक्ट करें कि जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे फीडबैक देना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट, और उसी के साथ साथ यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और फिर जो टेक्स्ट दिया गया है वो सही एंटर करके सबमिट करें। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा
कि कैसे आप कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं अपने कंप्लेंट से रिलेटेड, तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं राजस्थान संपर्क सर्विस के बारे में, जहाँ हमने जाना कि कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं, उसकी करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ डिपार्टमेंट को फीडबैक भी दे सकते हैं। जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल एक इनिशिएटिव है जहां सरकार की सभी एक्टिव योजनाओं की जानकारी वार्ड्स या पंचायत में उपलब्ध कराई जाती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सेक्शन 4(2) के अनुसार ये हर पब्लिक अथॉरिटी को मैंडेट करता है कि वो अलग अलग कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंक्लूडिंग इंटरनेट, रेगुलर इंटरवल्स पर जनता को जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके प्रदान करें, ताकि पब्लिक को आरटीआई एक्ट का उपयोग ना करना पड़े। एक व्यक्ति मिनिमम पॉसिबल ऑप्शन से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से। अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को इंटीग्रेट किया गया है और उन डिपार्टमेंट्स की जानकारी jansochna.rajasthan.gov.in पर कॉमन पब्लिक के लिए उपलब्ध है और बचे हुए डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। जन सूचना पोर्टल की जानकारी ई मित्र प्लस कियोस्क के माध्यम से सेल्फ सर्विस रूप में आसपास के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और अर्बन एरियाज में कॉमन पब्लिक के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये जानकारी सीक्वेंशियल फॉर्म में मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।